वो तस्वीर याद है आपको? उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाइन से सबको बिठाकर मुर्गा बनवाया था। हम ये भी नहीं जानते थे कि इनमें से कुछ लोग वाकई तफरी के लिए निकले थे, या हो सकता है कि किसी को दवाई लेने जाना हो, किसी का बच्चा बिलख रहा हो और उसे खाना लेने के लिए जाना हो, मगर पुलिस ने बाकायदा सबको मुर्गा बनवाया। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। शिवजी की बारात निकली है। यह तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी के सांसद पश्चिम बंगाल से बाबुल सुप्रियो के घर की। यहां पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम राज्यसभा सांसद हैं या लोकसभा सांसद हैं पश्चिम बंगाल से, वो लोग बाबुल सुप्रियो के घर में इकट्ठा हो गए हैं। और इकट्ठा क्यों हुए? क्योंकि पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर कोरोना संकट को लेकर ममता बनर्जी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और ये लोग अपना विरोध जतलाने के लिए वहां इकट्ठा हो गए हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर कोई गरीब बगैर इजाजत के बाहर जाना चाहे तो पुलिस आओ देखती है, ताओ नहीं देखती और उन्हें सूतना शुरू कर देती है, पिटाई करना शुरू कर देती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन सांसदों को आखिर अनुमति किसने दी इस तरह से बाहर निकलने की, वो भी राजनीतिक विरोध प्रदर्शन करने के लिए। क्या ये विरोध प्रदर्शन नहीं करते तो क्या किसी की जान चली जाती? क्या वो आपातकालीन काम था कि ये लोग मैदान में किसी के घर में आके इस तरह से इकट्ठा हो गए? क्या ये सवाल पूछा यहां जरूरी नहीं है? और मैं क्यों पूछ रहा हूं, ये पूछा यहां जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो सकता है योगी जी के कामकाज से लोगों की शिकायत होगी, मगर हमने कहीं पे बीएसपी और सपा का विरोध प्रदर्शन नहीं देखा। दिल्ली की बात कर लो, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं निकली मैदान में। गुजरात, जहां हालात बद से बदतर हैं, जहां विजय रूपाणी की हम शक्ल नहीं देख रहे हैं, टॉप 3 राज्यों में है, क्या वहां पर कांग्रेस सड़कों पर निकली या इस तरह से विरोध प्रदर्शन किए जिस तरह से हम देख रहे हैं यहां पर बाबुल सुप्रियो के घर में? वो क्या कहावत है, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। हम सैया भय कोतवाल तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पापा भय कोतवाल तो डर काहे का। सारी धौंस पापा की ही है। और यकीन मानिए, अपने आप में बहुत दुखद है कि इस तरह से हमारे सांसद, सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद जो हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं कोरोना संकट को लेकर, जो लॉकडाउन है उसकी। यह विरोध प्रदर्शन क्या बाद में नहीं हो सकता था? क्या इसलिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपके पास एक स्वर्णिम मौका है अगले विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ होने का, सत्ता पे काबिज होने का? तो क्या इसके लिए नियम कानूनों की भी धज्जियां उड़ाई जाएंगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वहां पर कुछ न्यूज चैनल्स पहुंचे और उनमें से किसी एक न्यूज चैनल ने उनसे पूछा कि आप कोरोना संकट को लेकर लॉकडाउन की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं, तो इस पर माननीय बाबुल सुप्रियो ने क्या कहा आपके सामने। एक जाने माने न्यूज चैनल ने हमारे पास आए और जब हम प्रदर्शन कर रहे थे ममता बनर्जी के खिलाफ, और उन्होंने हमसे बार बार एक ही सवाल पूछा, ये लोग बेवजह अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, बेवजह का विवाद पैदा कर रहे हैं और हम लोग जो हैं पश्चिम बंगाल के अंदर ज्यादती और अत्याचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बाबुल सुप्रियो से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा ना, आपको ढेरों मिसालें दी, इनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रतिद्वंदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरी, तो आखिर आपको उतरने का हक किसने दिया? ये कहने को साथ साथ बैठे हैं, मगर ये किसी भी तरीके से लॉकडाउन के अंदर जो नियम कानूनों का हमें पालन करना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा। मैं यही तो जानना चाहता हूं कि क्या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर किसी तरह का कोई अंकुश है? अब ये देखिए, ये माननीय संबित पात्रा, एक बार फिर संबित पात्रा ने अचंभित किया है हमको। एक झूठ फैला रहे थे और कहीं और नहीं, अपने ही राज्य में, क्योंकि हरियाणा में आप जानते हैं बीजेपी की सरकार है। फरीदाबाद में जान मोहम्मद और उनके लोगों ने आशा वर्कर्स जो कोरोना की डाटा एकत्र कर रही हैं, उन्हें बेरहमी से मारा। पूरे मोहल्ले में यह बात फैलाई गई कि सरकार एनआरसी के लिए डेटा इकट्ठा कर रही है। पुलिस जान मोहम्मद और उनके साथियों को गिरफ्तार करने ढूंढ रही है। जान मोहम्मद को जानबूझकर उन्होंने रेखांकित किया है, क्योंकि आप जानते हैं जान मोहम्मद मुसलमान होंगे। अब इस पर फरीदाबाद पुलिस, उनकी अपनी पुलिस क्या कह रही है? सर नमस्कार,
श्रीमान, आप आशा वर्कर की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो फरीदाबाद की नहीं है। अरे संबित बाबू, कम से कम अपने राज्य को तो बख्श दो। वो क्या कहावत है कि बिल्ली भी कितने घर छोड़ के, खैर छोड़िए वो बात। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या इन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है? अब पालघर को ही देखिए। पालघर में क्या हुआ था? पहले इन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की, जैसे कि संबित पात्रा के उस ट्वीट से स्पष्ट हो जाता है, और पूरा जिस तरह से इन्होंने अपने गोदी मीडिया के जरिए एक किस्म का आंदोलन चला दिया पालघर में कि उदारवादी क्यों खामोश हैं। बाद में इन्होंने एक ट्विस्ट मार दिया जब उन्हें पता चला कि भैया जो 101 लोग जितने भी उसमें हैं उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। फिर इन्होंने क्या कहा, चूंकि वहां का विधायक जो है वो सीपीएम का है, तो ये वामपंथियों की साजिश है। उसके बाद जब वो भी बात नहीं हजम हुई, या वो बात भी नहीं, वो दाल भी नहीं गली, तो इन्होंने क्या किया, उसमें ईसाई एंगल ढूंढ लिया। जबकि पालघर में अगर कोई किसी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है तो बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेता हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने ये तस्वीरें जारी की थी। ये देखिए आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। भाजपा ढाणू तालुका महिला अघाड़ी अध्यक्ष श्रीमती संगीता काटेला पालघर, उनकी तस्वीर दिखाई गई है। और उसके बाद सरपंच मिस्टर सावक चौधरी पालघर। अब यह बताया है कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी के 2 ऑफिस बेयरर्स, और वो कौन हैं, ईश्वर निकोले और भाऊ साठे, ये दोनों इस एफआईआर में जो आपके स्क्रीन पर अब दिखाई दे रही है 61वें और 65वें नंबर पर हैं। यानी कि अगर कोई इस मामले में शामिल है, पालघर की लिंचिंग में हमारे साधु संतों को अगर किसी ने मौत के घाट उतारा, तो उन 101 लोगों में 2 बीजेपी के लिंक्स साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मगर बौखलाहट देखिए बीजेपी की कि ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से इसको सांप्रदायिक कर डालें। जैसे मैंने कहा ना कार्यक्रम की शुरुआत में, जब पापा भय कोतवाल तो डर काहे का। मैंने अक्सर अपने शोज में आपके सामने यह मुद्दा रखा है कि कोरोना संकट के जरिए भारतीय समाज का जो बदसूरत चेहरा सामने उभर कर आया है, बार बार जिस तरह से हमने वर्ग विशेष को सोशल बॉयकॉट की बात की, और ये तमाम मुद्दों की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि प्लीज मुसलमानों को टारगेट करना बंद करो। उसके बाद मध्य पूर्व में कई देशों ने अपने जो तेवर सख्त किए इस मुद्दे को लेकर। हालांकि मैं ये भी जानता हूं उसी के बहाने कई अफवाह भी फैली। मगर जो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे तेवरों के चलते हमारी बदनामी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हुई, और इसकी नुमाइंदगी कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी प्रमाणित किया। जी हां, इस मुद्दे का भी हिंदू मुसलमान, जब नहीं मिला तो उसमें वामपंथी, जब नहीं मिला तो उसमें ईसाई, और अब तो यह प्रमाणित हो ही चुका है कि 101 में से अधिकतर भाजपा समर्थक थे। मगर आखिर ये कब रुकेंगे, ये कब थमेंगे? हकीकत यह है दोस्तों कि किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है इन नेताओं की बौखलाहट को लेकर, इन नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर, चाहे बाबुल सुप्रियो हो, चाहे संबित पात्रा हो। यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आखिर क्यों? अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं जो वाकई हैरत में डालने वाली हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस प्रधानमंत्री केयर्स, पीएम केयर्स में हम कोरोना संकट को लेकर अपना योगदान दे रहे हैं, उसकी किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है, उसका किसी तरह का कोई ऑडिट नहीं होगा। मैं आपको एनडीटीवी की एक खबर पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कोरोना वायरस संकट जैसी राष्ट्रीय आपदा की स्थिति का सामना करने के लिए गठित प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजंस असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन या पीएम केयर्स फंड का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ऑडिट नहीं करवाया जाएगा। सूत्रों ने शुक्रवार को एनडीटीवी को यह जानकारी दी। सीबीआई कार्यालय के सूत्रों ने कहा, चूंकि यह फंड व्यक्तियों और संगठनों के दान पर आधारित है, इसीलिए हम इसकी जांच नहीं कर सकते। आगे क्या है इस पर गौर कीजिएगा।
28 मार्च को कैबिनेट द्वारा गठित पीएम केयर्स ट्रस्ट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य ट्रस्टी हैं। सीएजी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब तक ट्रस्टी हमसे ऑडिट करने के लिए नहीं कहेंगे, हम खातों का ऑडिट नहीं करेंगे। रिपोर्टों के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने कथित तौर पर कहा है कि ट्रस्टियों द्वारा नियुक्त पीएम केयर्स फंड का स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाएगा। दो मुद्दे, इंडिपेंडेंट लोग, स्वतंत्र लोग इसका ऑडिट करेंगे। अब ये कौन है अभी तक स्पष्ट नहीं है। यही नहीं, क्या कहा कि जब तक ट्रस्टी हमसे नहीं करेंगे, और ट्रस्टी कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य ट्रस्टी हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों, इतने बड़े संकट में जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपने अचानक 4 घंटे का वक्त दे दिया और देश को लॉकडाउन कर दिया। नतीजा यह हुआ कि गरीब सड़कों पर आ गया, उसे ढेरों तकलीफें हुई। कम से कम 30 लोग सड़कों पर चलते हुए मारे गए। मैं नहीं बोला हूं तेलंगाना से वो 12 साल की लड़की जो निकली थी, अपने घर से 50 किलोमीटर दूर थी, उसकी मौत हो गई। मैं नहीं भूला हूं महतो की वो शक्ल, वो जा रहा था बेगूसराय, बिहार जा रहा था वो, और बनारस में आके उसने दम तोड़ दिया। इन तस्वीरों के लिए कोई जवाबदेही तो थोड़ी ना तय की जाती है। आज पीएम केयर्स का कोई ऑडिट नहीं होगा। मैंने खुद पीएम केयर्स में योगदान दिया है, मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा करूंगा। मगर यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप बाकायदा जो काम कर रहे हैं ना, उसमें निहायत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाई देता है। किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं, पारदर्शिता नहीं, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। अब जवाबदेही की बात मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक फरमान जारी किया था, और वो फरमान क्या था मैं आपको बताता हूं। 24 अप्रैल का इस ऑर्डर के मुताबिक In rural areas, all shops except those in shopping malls are allowed to open. यानी कि जो ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी, मॉल्स को छोड़ के। In urban areas, यानी कि शहरी इलाकों में, all stand-alone shops, neighborhood shops and shops in residential complexes are allowed to open. Shops in markets, market complexes and shopping malls are not allowed to open. इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने भी इकलौती दुकानें हैं उन्हें खुलने की इजाजत होगी, मगर मॉल्स के अंदर जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि मॉल्स में भीड़ इकट्ठा होती है। यह आदेश किसी और का नहीं, गृह मंत्रालय का था। इसमें कहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि भाई नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी। आपके इस आदेश के मुताबिक कोई रेस्टोरेंट जो कि मॉल का हिस्सा नहीं है वो भी खुल सकता था, आपके इस आदेश के मुताबिक। फिर 2 दिन बाद आपको होश आता है तो आप नए सिरे से एक आदेश जारी करते हैं, नहीं 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 साहब, हम रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे, नाई की दुकान नहीं खोलेंगे। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको फिर इसलिए बता रहा हूं कि इस सरकार के रवैये में बहुत असमंजस है, बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन है, और इसका खमियाजा कोई और नहीं, देश की जनता भुगत रही है। अब आपने क्या किया? जो मध्यम वर्गीय सरकारी अफसर है उसका डीए खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा काम तो बुरे से बुरे वक्त में नहीं करना चाहिए। जिस तरह का डीए हमारे सरकारी मुलाजिमों को मिलता है या सैनिकों को मिलता है, ऐसे खत्म नहीं करना चाहिए। अगर आपको खत्म करना है तो बुलेट ट्रेन परियोजना को खत्म करो। इसके अलावा आप जो पूरा सौंदर्यीकरण कर रहे हैं ना राजपथ का, उसे खत्म करो। इन्होंने क्या किया था? अब तक बुलेट ट्रेन परियोजना को बंद नहीं किया। दूसरी बात, जो पूरा राष्ट्रपति भवन से, राजभवन का जो पूरा हिस्सा है, इसके सौंदर्यीकरण की जो ऐलान है, इन्होंने कोरोना संकट के बीचों बीच किया था, जिसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होंगे। इसका ऐलान उन्हें उस दौरान किया था। इसे खत्म नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? सरकारी मुलाजिमों का डीए खत्म करेंगे। क्या है आपकी प्राथमिकताएं? बताइए ना मुझे। मैं आपसे यही तो जानना चाहता हूं कि क्या कोई जवाबदेही है? यह सरकार जो करती है उसके
कदमों को लेकर, उसके एक्शंस को लेकर किसी तरह की कोई जवाबदेही है? और क्या यह सवाल बतौर जनता आपको नहीं उठाना चाहिए? या आप इस बात को लेकर खुश हैं कि प्राइम टाइम आपका जो मनोरंजन है वो कोरोना संकट में भी हिंदू मुसलमान करके कर रहा है, तबलीग के जमात को लेकर देकर कर रहा है? वाकई अपने आप में बहुत दुखद बात है दोस्तों। जवाबदेही न के बराबर है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए।